तो आज हमें इस वीडियो में श्रोडिंगर इक्वेशन जो एक क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन है उसका डेरिवेशन करना है। तो आप जानते ही हैं कि ऐसा कुछ दिखता है हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन। बहुत ही ऑकवर्ड सा टर्मिनोलॉजी है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इतना रोल न्यूटन्स इक्वेशंस का क्लासिकल मैकेनिक्स में और मैक्सवेल इक्वेशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है, उतना ही रोल श्रोडिंगर्स इक्वेशंस का क्वांटम मैकेनिक्स में है। और वो इक्वेशन क्या है? ये है पूरा मिला के जो इक्वेशन बन रहा है वो टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन का। कैसे वो हम रिलेट करेंगे, और इससे अगर सिंप्लीफाई करें तो पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी है और यही इक्वेशन हमें डिराइव करना है। तो यहाँ पर एच कट के का सिंबल है, वो हम जानते हैं कि क्या है, वो प्लैंक्स कांस्टेंट है कि ना। एन जो डिनोट कर रहा है वो मास को कर रहा है। यहाँ पर जो एक्स है वो पार्टिकल का पोजीशन जो एक्स डायरेक्शन में मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो टी है वो क्या है, टाइम कोऑर्डिनेटर। आयोटा है वो इमेजिनरी साइन दिखाता है जो हम जानते हैं √-1। और ये जो साई है, ये जो साई जिसको बोला जाता है PSI साई, वो एक वेव फंक्शन जो यहाँ पर डिनोट हो रहा है। तो इसी टर्मिनोलॉजी से बना है हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन। उसके पीछे का राज क्या है, लोगों ने कैसे सोचा और कैसे हम इसे डिराइव कर रहे हैं, आइए जानते हैं। ये बात है नवंबर 1925 की, जब श्रोडिंगर जिसका ये इक्वेशन है वो एक टॉक दे रहे थे, तो कहाँ पर भी गए हैं और बता रहे हैं कि ऐसा 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 है। वो टॉक उनका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पे था। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हमने पहले ही पढ़ लिया। और उसी टॉक के दौरान अपने जो फ्रेंड है, उनके कोई फ्रेंड है, वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि भाई अगर पार्टिकल एक वेव है तो उसका कोई वेव इक्वेशन भी होना चाहिए। हर बात हम इक्वेशन से बता रहे हैं। तो उसके जो फ्रेंड ने ऐसा बोला कि अगर वेव की बात कर रहे हैं तो आपका जो वेव इक्वेशन है वो कहाँ है। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये बात श्रोडिंगर के दिमाग में घुस गई, और फिर जनवरी 1926 उसके 3 या 4 महीने के बाद श्रोडिंगर एक पेपर पब्लिश कर रहे हैं, और वो पेपर क्या है, डेरिवेशन और डिराइव द श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये बात है जनवरी 1926। आगे देखते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव करने से पहले हमारे पास कुछ अजम्पशन, हम डायरेक्ट तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हम इसका डेरिवेशन ही कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम ऐसा बता रहे हैं कि अगर इन चीज़ों को हम ठीक तरीके से बिठाएं तो एक इक्वेशन बनता है जो वेव इक्वेशन। बाकी कभी भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डिराइव द श्रोडिंगर इक्वेशन, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं तो हम करते हैं। तो उसमें पहला अजम्पशन जो है वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पे बेस्ड। पार्टिकल अगर वेव है तो उसका जो वेवलेंथ है वो कैसे डिनोट करेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू h/b से, और उसकी एनर्जी है वो h इंटू न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दूं तो k क्या है, k जो है वो डिनोट करता है 2π/λ से, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, लैम्बडा की ये वैल्यू रख दे तो आएगा 2π इंटू p डिवाइडेड बाई h। सो p एंड h हम जानते हैं कि h इज इक्वल टू व्हाट, h कट इज इक्वल टू h/2π, हाँ कि ना। तो ये क्या है, h/2π है, तो हमारी k की वैल्यू क्या हो जाएगी, p डिवाइडेड बाई h कट। तो ये जो हमें मिल रहा है वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से मिल रहा है। इसका हम यूज़ करने वाले हैं जब हम इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं, बता रहे हैं। और एनर्जी ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो सिंपल है, एनर्जी h 2π से मल्टीप्लाई करते हैं, 2π से डिवाइड करते हैं, 2π न्यू यानी क्या हो गया, ओमेगा। सो E इज इक्वल टू h कट ओमेगा, ठीक है। h/2π क्या हो गया यहाँ पर, h कट हो गया, सिंपल। तो कोई भी हमें अगर वेव इक्वेशन लिखना है तो ये एक जनरल फॉर्म है वेव की। कोई भी स्ट्रिंग्स वेव हो गई, ये वेव हो गई, कोई सी भी अगर आप वेव लिख रहे हो तो लाइट वेव, साउंड वेव, स्ट्रिंग्स वेव, इसका एक जनरल फॉर्मूला है y इज इक्वल टू a e⁻⁴ kx माइनस ओमेगा t। एक वेव वेक्टर है, ये आपकी क्या है, फ्रिक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो इसी चीज़ को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। k की वैल्यू p/h कट है वो रखनी है, और ओमेगा यहाँ पर है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e/h कट, ये रखना है। तो मैं इसको लिखता हूँ y इज इक्वल टू a e⁻⁻ क्या है, k की जगह p/h कट, तो मैं p लिखता हूँ, h कट मैं कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि सब में वो कॉमन आ जाएगा। p मल्टीप्लाई बाय x माइनस ओमेगा, मतलब क्या आएगा, इसको रखे तो ओमेगा इज इक्वल टू e/h कट आएगा, तो मैं यहाँ पर e लिख देता हूँ, h कट तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, t। तो ये जो बना जिससे हम शुरुआत करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन डेरिवेशन। तो ये कैसे आया,
तो ये अजम्पशन का यूज़ करके आया। आज भी एक दो अजम्पशन है जिससे हमें सहूलियत मिलेगी श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव करने की। जैसे ये है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने पहले ही बताया है कि आपका जो भी लास्ट आ रहा है वो भी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी को हम लिखते हैं ई, काइनेटिक एनर्जी को अगर हम मोमेंटम के टर्मिनोलॉजी में डिराइव करें तो p² डिवाइडेड बाई 2 और पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो x और t पे डिपेंडेंसी टर्मिनोलॉजी है कि ना। तो ये एक अजम्पशन है जो हमें आगे जाके यूजफुल होगा। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी और सुपर पोजिशन। यानी क्या, यानी ये कि मेरे पास एक वेव फंक्शन है psi1 और मान लो कि मेरे पास एक दूसरा वेव फंक्शन है psi2। सो दोनों मिला के अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ psi इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट c1 psi1 प्लस c2 psi। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्स को हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल F इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स हम लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या होगा V कांस्टेंट होगा और V कांस्टेंट होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर इन चार चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम बड़े ही अच्छे तरीके से श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो इक्वेशन है वो मैंने पहले असम्पशन से बनाया था जहाँ पर मैं मोमेंटम टर्म और एनर्जी का टर्म लेके आया। अब इसी का यूज़ करके हमें श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इस इक्वेशन को मैं नंबर दे रहा हूँ 1, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट से हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो क्या होगा डेल साई एक्स एन टी। डेल में क्यों लिखा, क्योंकि इसके पास पोजीशन भी है और टाइम भी है, तो क्या होगा पार्शियल डेरिवेटिव होगा डेल एक्स विच इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, बाहर क्या आएगा x के तो b है, p i से और h से मल्टीप्लाई हो गए i p h कट, ये बाहर आ जाएगा सहगुणक हम जिसको बोलते हैं। और बाकी का क्या होगा सेम टू सेम होगा पी एक्स माइनस ई। कैसे आया, x से डेरिवेटिव कर रहे हैं, x का कोएफिशिएंट क्या है p किससे जुड़ा है i से जुड़ा है, मल्टीप्लाई है और डिवाइडेड बाय h कट है, तो वो कोएफिशिएंट हमने बाहर लिख लिया। और बाकी का सेम टू सेम, t जो है वो अभी कांस्टेंट है क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं इसीलिए, बाकी t भी इंडिपेंडेंट नहीं। तो ये एक आ गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड फिर से बार करना। सो डेल स्क्वायर साई ऑफ एक्स टी डिवाइडेड बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू बोलो e, सेम टू सेम इसका स्क्वायर हो जाएगा h कट स्क्वायर ई रेज टू आई डिवाइडेड बाय h कट पी एक्स माइनस हो गया। अब क्या होगा, तो अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, क्या है ये e, हमारे पास क्या है ये e और ये वेव फंक्शन है, तो बचा क्या आई स्क्वायर क्या होगा -1 p का p स्क्वायर डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर और ये क्या मिलके बन जाएगा साइन। ठीक है, तो अगर हम इसे सिंपल लिखें p स्क्वायर बाय साइन, p स्क्वायर इंटू साइन में अगर इस तरफ ले जाऊँ और h कट स्क्वायर को मैं यहाँ पर गुना कर दूँ, देखो फिर से बता रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता है, p स्क्वायर साइन को इस तरफ रखते हैं, h कट स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर देता है, तो क्या होगा ये जो है वो यहाँ पर ही है, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, तो सिंपल है p स्क्वायर साई को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, नेगेटिव साइन यहीं रहेगा, h कट स्क्वायर वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर क्या है डेल स्क्वायर साई ऑफ एक्स टी डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो ये जो हमें इक्वेशन मिल रहा है p स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस h कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ऑफ एक्स टी डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये जो हमें इक्वेशन मिल रहा है हम इसे नंबर 2 बता दें। ठीक है, सिंपल है। तो एक बार हमने x से डेरिवेटिव किया है, अब दूसरी बार हमें t से डेरिवेटिव करना है। तो चलिए यहाँ पर हम वही इक्वेशन ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1, दूसरा क्या टर्मिनोलॉजी है t, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t और क्या आ रहा है देखते हैं। फिर से मैं लिखता हूँ डेल साई ऑफ एक्स टी डिवाइडेड बाय डेल टी, क्या आएगा यहाँ पर ये तो है ही, अब t का कोएफिशिएंट क्या है e और मल्टीप्लाई किससे है आई e डिवाइडेड बाय h कट और क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा आई एच कट डिवाइडेड बाय पी एक्स माइनस। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो डेल साई ऑफ एक्स टी डिवाइडेड बाय डेल टी क्या है ए इंटू दिस, वो साई है तो बचा क्या ये माइनस साइन भी, सॉरी ये माइनस साइन भी यहाँ आएगा, तो माइनस आई ई डिवाइडेड बाय एच कट, ये क्या है साई ऑफ एक्स टी है आखिर ना। तो अगर हम ई साई को इस तरफ रखते हैं तो उस तरफ क्या हो जाएगा ई साई विच इज इक्वल टू आई एच कट डेल साई ऑफ एक्स टी डिवाइडेड बाय डेल टी।
ये आई इधर क्यों रह गया? क्योंकि मैंने दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया, आई स्क्वायर क्या हो गया? 1 हो गया। तो हमें ये इक्वेशन मिल रहा है, ये इक्वेशन नंबर। तो अगर आप इसे समझ पाओ तो ये ई साई हमें मिल गया, वो हमें मिल गया था पी साई। अब इसी की वैल्यू हमें कंजर्वेशन में रखनी है, एनर्जी कंजर्वेशन। आइए देखते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि हम यूज़ किस चीज़ का करने वाले हैं। अजम्पशन में बताया था कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का यूज़ करने वाला है। उसका मतलब टोटल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। पहले की फॉर्मूला बताया था, ये टोटल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें ये मिल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लिख के रखे हैं। एक इक्वेशन में मेरे पास ई साई की वैल्यू है, दूसरे जो इक्वेशन है उसके पास पी स्क्वायर साई की वैल्यू है। वो दोनों वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ। ई साई जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड था, उसके राइट हैंड साइड हमें मिल रहा है आई एच कट डेल साई ऑफ एक्स टी डिवाइडेड बाय डेल पी। ठीक है, पी स्क्वायर साई की वैल्यू हमें क्या मिली थी? माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ऑफ एक्स टी डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। और 2m तो यहाँ पर है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लस वी साई, यानी क्या, वी जो है वो x और t पे डिपेंड है और साई भी x और t पे डिपेंड। तो मैंने ये दोनों वैल्यू इसमें रख दी, तो ये जो बना है यही है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। यहाँ पर ये जो है वो टोटल एनर्जी है, ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, और ये जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, और यही कहलाता है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और इसकी उतनी ही अहमियत है जिसकी न्यूटन लॉज की क्लासिकल में है और मैक्सवेल इक्वेशन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है। ये दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है ये वही, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें क्या बड़ी बात आ गई, इसमें ये साई आ गया, और साई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेव को। तो ये जो है वो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है, और ये एक क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोच से बना है। तो अगर आपको बोला जाए कि डिराइव करो, तो ये बहुत सिंपल सा डेरिवेशन। आपको क्या करना है, वेव इक्वेशन लिखना है, x से डेरिवेटिव करना है, तो आपको ये मिलेगा पी स्क्वायर साई इक्वल टू समथिंग मिलेगा। t से डेरिवेटिव करना है, ध्यान रखना है x से 2 बार करना है, तो आपको पी स्क्वायर साई के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू मिलेगी। अब t से 1 बार करोगे तो आपको ई साई के अकॉर्डिंग एक वैल्यू मिलेगी। फिर आपको एनर्जी कंजर्वेशन पे आ जाना है, बता देना है टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो दोनों तरफ साई मल्टीप्लाई कर देने, और जो आपको पिछले 2 इक्वेशन में वैल्यू मिली वो यहाँ पर रख देगी, तो आपका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो फ्री पार्टिकल के लिए है, मतलब यहाँ पर कोई पोटेंशियल हमें मालूम नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर वी कांस्टेंट ऐसा यूज़ कर। तो ये है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन मिला है, इक्वेशन नंबर 4 जो हमने डिराइव किया, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और उसी से हम डिराइव करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी है। अब सिंपल सी बात, टाइम डिपेंडेंट से हमें अगर टाइम इंडिपेंडेंट पे ले जाना है, तो यहाँ पर देखिए कि कहाँ पर t की टर्म आ रही है टाइम, और कहाँ पर पोजीशन की टर्म आ रही है, क्योंकि पोटेंशियल हमारा एक x में है एक t में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल, यानी x को हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखना है और t को हमें राइट हैंड साइड लिखना है। दोनों जो वेरिएबल है, एक x है एक t है, दोनों को सेपरेट करेंगे, उस मेथड का नाम है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, और t को हम अलग कर देंगे, तो हमें जो मिलेगा वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन मिलेगी। सिंपल। तो देखिए ये जो आपका पोटेंशियल है उसमें एक x है और t है, तो मुझे क्या लेना है, सिर्फ v ऑफ x लेना है। यहाँ पर मैंने एज्यूम कर दिया है कि जो पोटेंशियल है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, और ऐसा कई केस में होता भी है। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो वो भी टाइम से इंडिपेंडेंट है पोटेंशियल, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। फिर साई है, वो भी x और t से डिपेंडेंट है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साई ओनली डिपेंड्स ऑन x, और जो टाइम का फंक्शन है वो मैंने अलग कर दिया है। इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 4 लिया मैंने यही वाला, और इसमें ये दोनों चीज़ें हम रख रहे हैं। साई की जगह अब मैं क्या रखूँगा, साई x और फाई t। जो फाई ऑफ t है वो क्या है, टाइम का फंक्शन है, साई ऑफ x है वो ओनली पोजीशन का फंक्शन है, और हम कोशिश करेंगे हम इसको अलग कर सकें। तो सिंपल सी चीज़ है, एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, डेल स्क्वायर साई की जगह क्या रखना है, ये रखना है, तो मैंने यहाँ रख दिया साई ऑफ x एंड फाई ऑफ t, प्लस v ऑफ एक्स टी की जगह क्या है, ओनली v ऑफ x, और साई की जगह ये, तो ये आ गया आई एच कट, साई की जगह आई एच कट, ये रहा डेल बाय डेल टी, साई की जगह साई ऑफ x फाई ऑफ t आ गया। तो इससे हमारा बन जाए इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये देखिए ये डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर है, यानी कि क्या है, x से 2 बार डिफरेंशिएशन, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर x से डिफरेंशिएट
हो रहा है तो टी जो है वो कांस्टेंट है, तो डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ टी का अगर हम डेरिवेशन करें तो उसमें फाई ऑफ टी कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और क्या बच जाएगा, डेल स्क्वायर साई ऑफ एक्स अपन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर डेल नहीं आएगा, यहाँ पर डी आएगा क्योंकि ये टोटल डेरिवेटिव है। आप देखिए अगर मैं इस चीज़ को कांस्टेंट मानूं तो ये क्या है, डेल स्क्वायर साई सॉरी डी स्क्वायर साई अपन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव वो कन्वर्ट हो जाएगा टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, सेम टू सेम आप यहाँ देखिए ये जो डेरिवेशन है वो डेरिवेटिव है वो टी से है, तो यहाँ पर हम फाई ऑफ एक्स को साई ऑफ एक्स को कांस्टेंट रखेंगे। सो साई ऑफ एक्स बाहर आ जाएगा डेरिवेशन के, तो क्या बचा, डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल, मतलब क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं टी से इसका, इसमें ये चीज़ कांस्टेंट है तो ये मैंने बाहर लिख दी, और साई ऑफ फाई ऑफ टी तो डिवाइड होगा डी ऑफ फाई डिवाइडेड बाय डी टी। सिंपल है। तो ये दोनों चीज़ की जो मुझे वैल्यू मिली, ये इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, इसका अगर डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं तो ये डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। ये दोनों चीज़ अगर मैं इसमें रख दूँ तो बात बहुत सिंपल। तो एक चीज़ यहाँ पर जो साई ऑफ एक्स एंड टी था उसका सेपरेशन करके डेरिवेटिव करके हमने ये टर्मिनोलॉजी रखी। यहाँ पर फाई ऑफ टी कांस्टेंट है, यहाँ पर साई ऑफ एक्स कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को साई ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ टी से डिवाइड कर देंगे तो एक क्या हो जाएगा, सिंपल टर्मिनोलॉजी हमारे पास आ जाएगी। देखिए ये है लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम साई ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ टी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फाई ऑफ टी दोनों में है तो वो कैंसिल हो जाएगा। मैं कॉमन लिख दे रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय साई ऑफ एक्स, ये 1 है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर नेगेटिव साइन रह रहा है, एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, फाई ऑफ टी कैंसिल हो गया क्योंकि हम उससे डिराइव कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डेल स्क्वायर डी स्क्वायर साई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वी एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं लेकिन मैंने कॉमन लिख रखा है साई ऑफ एक्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साई ऑफ एक्स, फाई ऑफ टी तो हो गया। सेम टू सेम यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉमन साई ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, फाई ऑफ टी आई एच कट साई ऑफ एक्स कैंसिल हो गया, आई एच कट डी फाई डिवाइडेड बाय डी। अब आप देखिए इस पूरे इक्वेशन में यहाँ पर जो है वो x और यहाँ पर है वो है t। मतलब क्या हुआ, हमारे जो दोनों वेरिएबल थे वो दोनों वेरिएबल क्या हो गए, अलग अलग हो गए। हाँ कि ना, हमारे पास क्या हो गए, दोनों वेरिएबल अलग अलग हो गए। लेफ्ट हैंड साइड जो पोर्शन है वो ओनली डिपेंडेंट है x से, और राइट हैंड साइड जो पोर्शन है वो ओनली डिपेंडेंट है t पर। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि ये x पे डिपेंडेंट है विच इज़ इक्वल टू ये t पे डिपेंडेंट। मतलब क्या हुआ, इन दोनों की कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी c, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट दोनों इक्वल है, तभी ऐसा हो सकता है। समझे आप? मतलब क्या हुआ, मतलब मेरा ये हुआ मोटे मोटे तौर पे कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, क्या है मेरे पास, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डी स्क्वायर साई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स, वो इक्वल है c से, और ये साई ऑफ एक्स है, मैं उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साई ऑफ एक्स। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या है, वो भी कांस्टेंट है, तो राइट हैंड साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई एच कट डी साई ऑफ डिवाइडेड बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू सी फाई ऑफ टी। तो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट में एक भी टर्मिनोलॉजी x की t की नहीं है। तो ऐसा इक्वेशन ये हमें यूज़फुल होगा हमारा श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन के लिए। अब सिंपल है, हमें इस c को सॉल्व कर देना है कि ये c है क्या है। तो देखिए, तो यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशन फिर से लिख दी है, ये मैंने मिला लेफ्ट हैंड साइड, ये मिला है राइट हैंड साइड। अब मुझे सॉल्व करना है कि ये c है क्या। तो बहुत सिंपल है, ये छोटा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके c निकाल देंगे और वो c यहाँ पर रख देंगे। देखो ये है हमारा राइट हैंड साइड का इक्वेशन दिख रहा है, आई एच कट डी फाई डी टी इज इक्वल टू सी फाई ऑफ टी। ये इक्वेशन हो गया हमारा 9। अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, ये है इक्वेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना है। ये फाई को यहाँ से डिवाइड कर दो, डी टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो डी टी को मैं सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फाई को यहाँ ले जा रहा हूँ और दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दूँ। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपन कांस्टेंट इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ कांस्टेंट, मतलब एन एल फाई विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है डी टी का इंटीग्रेशन क्या है टी माइनस आई सी इंटू टी डिवाइडेड बाई एच कट। ये आई कहाँ से आया, दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया, इस आई को यहाँ लाओ तो भी चलेगा, आई को मैंने यहाँ ला दिया तो वो माइनस हो गया।
तो कैसे लिखा जाएगा? अगर हमें फाई लिखना है, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा? ई और ln दोनों क्या है? इन्वर्स है, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा फाई विच इज इक्वल टू ई माइनस आई सी टी डिवाइडेड बाई एच कट। सिंपल। तो आप इसे देखिए, इसे देख के ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एनर्जी से जुड़ा है। कैसे? हमारे पास एनर्जी है ई इज इक्वल टू एच कट ओमेगा। ओमेगा लिखे तो हम कैसे लिखे? ई इज इक्वल ओमेगा इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एच कट। अगर हमें ये लिखना है ई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एच कट, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू सी बाय एच कट, मतलब मोटा मोटा तौर पर ओमेगा इज इक्वल टू ई बाय एच कट। कैसे हुआ? ओमेगा क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट सी बाय एच कट, और कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट कहीं ना कहीं जाकर एनर्जी ही होगी। तो कैसे लिखा जाएगा इसी इक्वेशन को? फाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू आई। सी क्या है? कोई एनर्जी है, ई इंटू टी डिवाइडेड बाय एच कट। सो सी का कांस्टेंट हमें क्या मिला? सी जो है वो पर्टिकुलरली कांस्टेंट है, लेकिन वो कांस्टेंट क्या है? तो यहाँ से मिल रहा है उस अजम्पशन से कि जो कांस्टेंट है वो कोई एक एनर्जी है, और सी की जगह अगर हम ई रखें तो ये था हमारा इक्वेशन दूसरा, मतलब 8वां नंबर का। और यहाँ पर सी की जगह अगर हमें ई रखे, एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डी स्क्वायर साई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स, और सी की जगह हमें क्या मिला? ई साई ऑफ एक्स। तो ये हमारा बन गया टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इस पूरे इक्वेशन में टी जो है टाइम पे डिपेंडेंट एक भी टर्म नहीं, मतलब ये टाइम से इंडिपेंडेंट, बट फॉर्म वही है। ये टोटल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये है काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों को अलग कर दो पहले आप, एक्स की टर्मिनोलॉजी और टाइम की टर्मिनोलॉजी अलग करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको सी की वैल्यू ढूंढनी है, और उस अजम्पशन से आपको पता चलेगा कि सी जो है वो पर्टिकुलर कोई एक एनर्जी है ई, और जो दूसरा फॉर्मेट था उस पर आप सी की जगह ई रख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और इसी के साथ हमने आज 2 डेरिवेशन कंप्लीट कर दिए हैं। एक है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और एक है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। आई होप कि आपको ये एग्जाम में बहुत काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।